हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ सही होंगे। और आज हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में आज हम लोग समझेंगे जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश की हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम एक धारा जो है आवेशित चालक के कारण जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। यानी आवेशित चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कोई आवेशित चालक होगा उसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे, जैसे कोई आवेशित चालक, जैसे मान लिया एक चालक है, इस पे आवेश से धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, ठीक है। तो इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में गति कराएंगे तो इसके सिरों के मध्य भी विभवांतर आएगा। इस आवेश यानी चालक है जिसमें मतलब ये आवेश मतलब आवेश धनायन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उपस्थित हैं, परंतु इसमें आवेश कहें तो एक तरीके से धारा जो है मापने योग्य नहीं है। मतलब ये चालक है स्वतंत्र रूप से, और जब हम इसको चुंबकीय क्षेत्र में चलाते हैं, मतलब जो है गति करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, इसके सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उस विभवांतर की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएंगे सभी लोग। नोट करते रहिए, जो बताता रहूं नोट्स अपने आप तैयार करते रहिए, क्योंकि नोट्स बहुत ही जरूरी हैं आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका प्यारा सा चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी और मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत आज एक खूबसूरत से लेक्चर, छोटे से लेक्चर के साथ शुरुआत करने वाले हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और एक बात और बता दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हमने कल के लेक्चर में आपको क्या क्या बता दिया था। कल के लेक्चर में हमने बताया था, पहला थोड़ा जो है रिकैप कर लेते हैं। तो पहले लेक्चर में हमने आपको कल बताया था कि फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा, ये बताया था। फिर हमने कहा था कि जब फाई, जहां पर चुंबकीय फ्लक्स होता है, और यदि चुंबकीय फ्लक्स में बेटा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में जब चेंजिंग होती है, चेंजिंग, तो क्या होता है, एक ईएमएफ, इलेक्ट्रो ईएमएफ, विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होता है। इंड्यूस्ड मतलब उत्पन्न होता है। और जब विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड होता है तो धारा इंड्यूस्ड होती है, यानी करंट इंड्यूस्ड होता है, अर्थात हम कह सकते हैं करंट उत्पन्न होता है। मतलब पहले तुमने जो है चुंबकीय फ्लक्स आपको बताया था, चुंबकीय फ्लक्स के बाद बताया डी फाई, जब चेंजिंग करते हैं तो ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फिर बात आई थी फैराडे लॉ की। फैराडे लॉ में हमने बताया, उन्होंने बताया कि जो धारा जो उत्पन्न हो रही है वो कितनी होगी, उसका मान कैसे कैलकुलेट करोगे, या यहाँ पर विद्युत वाहक बल, पहला तो रूल था विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, तो इन्होंने बताया भाई जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसी के अनुपात में धारा उत्पन्न होगी, उसी के अनुपात में, अनुक्रमानुपाती, यानी जितना ये उतनी ज़्यादा धारा। तो इन्होंने बताया पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसी को कैलकुलेट करने के बाद हम धारा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, ये एक तरीके से वोल्टेज होता है, यानी विभवांतर होता है, समझ गए। तो इन्होंने बताया फैराडे के फर्स्ट लॉ में बताया गया जो ई होता है, यानी विद्युत वाहक बल, वो क्या होता है, परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है, यानी फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है। मान लेते हैं डी डेल्टा फाई परिवर्तन हो रहा है डेल्टा टी समय में, तो इन्होंने बताया इस परिवर्तन के बराबर होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था। और सेकेंड लॉ में देखो, फर्स्ट लॉ कुछ बुक्स में ऐसे भी दे देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट लॉ को ऐसे भी लिख देते हैं, जब हम किसी चालक में, मतलब ऐसे भी लिख दिया जाता है, जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाते हैं या गति कराते हैं तो उस चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे धारा उत्पन्न होने लगती है। ये पॉइंट भी लिख दिए जाते हैं।
पर जो बेसिक रूल है बेटा यही वाला है। ये आपकी बहुत सी बुक्स फॉलो करती हैं, इसको फर्स्ट रूल कहती हैं, और एक और अन्य रूल आता है उसको सेकंड रूल कहते हैं। तो ये तो एक हमारा बेसिक रूल हो गया। इसके बाद दूसरा रूल क्या था? दूसरे रूल में इन्होंने बताया यदि यहाँ से धारा प्राप्त हो रही है, बात को समझिए, यहाँ से धारा यानी यहाँ से वोल्टेज आ रहा है और वोल्टेज से धारा प्राप्त हो रही है, तो धारा की दिशा, यानी जो दूसरा रूल था वो धारा की दिशा को बता रहा था। वो क्या बता रहा था? धारा की दिशा को। तो उसने क्या बताया? धारा की जो दिशा होती है जो है ऑलवेज अपोजिट होती है। ऑलवेज यानी अपोजिट यानी विरोध करती है, ऑलवेज अपोजिट होती है, अगेंस्ट होती कह सकते हैं, अगेंस्ट इट्स जनरेटर। इट्स जनरेटर, क्या जनरेटर का मतलब समझे? जनरेटर का मतलब होगा बेटा जिससे वो उत्पन्न हुई है उसी के विरुद्ध होती है, समझे? उसी के विरुद्ध में। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण बताया था कि जैसे मान लेते हैं, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं कि ये तो जो पहला नियम है। दूसरा नियम क्या बताया कि इन्होंने बताया जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी उसकी जो दिशा होगी वो जिस कारक के यानी जिस कारण से उत्पन्न हुई उसका विरोध करती है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र वो चेंजिंग है बेटा। चेंजिंग का मतलब चेंज हो रहा है, चेंजिंग, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? चेंजिंग है। और इसमें हमने एक कॉइल रख दी बेटा, ये कॉइल। तो जब कॉइल रखी है तो हमें मालूम है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें धारा उत्पन्न होगी, परंतु धारा की दिशा क्या होगी? तो धारा उत्पन्न क्यों हो रही है? बी चेंजिंग के कारण। तो इसकी दिशा क्या है भाई? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भीतर की ओर है। तो इसमें अब धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए, बात को समझिए, धारा की दिशा इस चालक में ऐसी होनी चाहिए जिसके कारण भाई धारा के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, यानी इस कॉइल के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए, वो दिशा होगी। तो हमने मान लिया, जैसे मान लिया सपोज के लिए धारा की दिशा ये है, यहाँ पर ये ऐसे आई, तो यहाँ पर देख लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करके देख लो। दाएं हाथ का अंगूठा वाला नियम लगाते, देखो दाएं हाथ के अंगूठे को क्या किया? चालक के वेग की दिशा में, यानी जो है धारा की दिशा में। तो धारा इधर जा रही है तो चालक की दिशा में अंगूठा, और जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो हथेली अंदर की ओर धक्का देगी। तो इसका मतलब यहाँ पर तो चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर हो जाएगा, कब? जब धारा ऐसे बह रही है। और हमें क्या चाहिए? इसका विरोध। इस चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर है, तो इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा? बाहर की ओर होगा, तभी तो हमारा विरोध होगा, अदरवाइज विरोध नहीं होगा। तो यहाँ पर जो धारा की दिशा होगी वो इस प्रकार होगी। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो बेटा, अब समझिए, अब धारा की दिशा किधर हो गई? देखो धारा की दिशा उधर, हथेली बाहर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी? बाहर की ओर। मतलब जो तार के कारण, इस कॉइल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा बाहर की ओर, और ये रियल में चुंबकीय क्षेत्र जो था भीतर की ओर था। तो मतलब विरोध हो गया, यानी उसी का विरोध कर रही है जिससे ये उत्पन्न हुई है। ये रूल हम आपको बता चुके हैं कल। तो कल के लेक्चर को रिकैप कर लिया। यदि आपको विधिवत रूप से इस लेक्चर को देखना है तो देखिए वीडियो जो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, और आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हो। चलिए अब मैं रफ करता हूँ। आज हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करेंगे प्रेरित आवेश और प्रेरित धारा की गणना करेंगे, ठीक है। प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश की हम लोग गणना करेंगे। तो हेडिंग आप लोग लगाएंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश की गणना, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा, प्रेरित धारा
तथा प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश का मान। ठीक है, प्रेरित आवेश का मान, प्रेरित आवेश के मान की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमने कल आपको एक नियम बताया था, ध्यान रखना, जो फैराडे के दूसरे नियम से, प्रथम नियम से, फैराडे के प्रथम नियम से। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था वो होना था ई यूकल माइनस डेल्टा फाई बाई डी टी। ये कब? जब जैसे कोई कॉइल है, कोई बंद परिपथ है, चाहे बंद परिपथ चाहे ऐसे हो, चाहे आप ऐसे बना सकते हो, चाहे आप ऐसे बिल्कुल ऐसे से बना दीजिए, चाहे जैसा, चाहे आप इस कुंडली के आकार का ऐसे से बना दीजिए, समझ गए, चाहे जैसा बना दीजिए। मतलब ये देखो, इसमें एक फेरा, चाहे इस पर फेर लगाते रहो, ऐसे से करते रहो, चाहे इसके फेरे आपने ऐसे से लगाते रहे, ऐसे से, इसके भी फेर लगा दिए, इसके भी आप चाहो तो फेर ऐसे से लगा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो एक फेरे के लिए था। और यदि हम इस यानी जो किसी तार के n फेरे लगा दिए जाएं, यदि तार के n फेरे हो, तो यदि तार के यानी एक फेरे द्वारा उत्पन्न यह है, एक फेरे में उत्पन्न विद्युत, और ये प्रेरित वाला है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी एक फेरे में। और यदि हम कह दें यदि फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या n हो, तो इंड्यूस्ड यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो क्या हो जाएगा, ई यूकल, भाई एक फेरे के लिए इतना है, तो n फेरों के लिए इसको n से क्या कर देंगे, n से गुणा कर देंगे, माइनस n इंटू डेल्टा फाई बाई डी टी। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल गया। अच्छा, हम कह दें धारा का मान ज्ञात करो, क्या कहते हैं बेटा, धारा का मान ज्ञात करो। तो धारा I बराबर, तो देखिए ओम के नियम से धारा का मान, तो पहले हम एक मान जो है मान लेते हैं, माना जिस तार के लिए बात कर रहे हैं भाई, एक फेरे में तार के, यहाँ पर तार के एक फेरे में लिख लो, ठीक है। यदि तार का प्रतिरोध R है, तो धारा क्या हो जाएगी, तो धारा उत्पन्न क्यों हो रही है, इसी विद्युत वाहक बल के, यानी विभवांतर, ये जो है आपका विभवांतर का वर्क करेगा, तो I बराबर V/R हो जाएगा। और यहाँ पर विभवांतर का वर्क कौन कर रहा है, यानी विद्युत वाहक बल, तो हम कह सकते हैं इंड्यूस्ड करंट जो होगा EI = E/R हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। अब देखिए E के स्थान पर हम क्या करेंगे, ये वाला मान वैल्यू पुट कर देंगे, तो -N डी फाई, यहाँ पर डेल्टा फाई लिख देते हैं, डेल्टा, अच्छा फाई बी लिखो बेटा, क्योंकि जो है मैग्नेटिक है ना बेटा, मैग्नेटिक चुंबकीय फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स में पहले तो यहाँ पर इसलिए फाई बी लिख दिया, N डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी लिखिए, डेल्टा टी अपान क्या हो गया R, ये R ऊपर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, -N डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी इंटू R। तो हमें करंट यानी I का मान कितना मिला, N डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी इंटू R। ये हमें करंट का मान मिल गया, इतना करंट फ्लो होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो चेंज करके इसको I = N/R कर दीजिए, और यहाँ पर इंटू डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ठीक है बेटा,
चलो नोट करो इसको। अब देखिए, यदि आपसे कह दिया जाए आवेश ज्ञात करो, तो आवेश धारा I बराबर क्या होता है, Q/T। यदि हम यहां से Q का मान निकालें तो Q बराबर IT आ जाएगा, IT। और हम मान लेते समय अंतराल जो है डेल्टा टी है। क्या मान लिया, समय अंतराल जो है डेल्टा टी है। तो देखिए बेटा Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर I के स्थान पर ये वाला मान वैल्यू पुट कर दो, I के स्थान पर N/R इंटू डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, और इंटू में यहाँ पर भी क्या है डेल्टा टी। क्यों बेटा, I के स्थान पर ये मान वैल्यू पुट किया है, इंटू में डेल्टा टी। तो देखिए डेल्टा टी से डेल्टा टी कटेगा, तो यहाँ पर Q बराबर क्या आ जाएगा, Q बराबर N/R इंटू डेल्टा फाई बी। ये आवेश का मान गया, ठीक है, इसको आप नोट करो। अच्छा, इससे चीज क्या ज्ञात हो रही है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यदि आवेश ज्ञात करना तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन मिल जाए, फेरों की संख्या मिल जाए और प्रतिरोध मिल जाए। मतलब हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अर्थात आवेश बराबर, फार्मूला यहां से आवेश, यन क्या है, फेरों की संख्या, यानी तार के फेरों की संख्या, फेरों की संख्या है, और डेल्टा फाई भी क्या है बेटा, डेल्टा फाई भी फ्लक्स में परिवर्तन, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है बेटा, चुंबकीय फ्लक्स में क्या है, परिवर्तन। इसका देखिए आर क्या है, चालक का प्रतिरोध है बेटा, प्रतिरोध यानी प्रतिरोध। इस फार्मूले का भी बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, नोट कर लेना इसको, इन सबको आप नोट कर लीजिए फटाफट से। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, बताऊंगा कैसे कैसे बन सकते हैं क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीन डाल लीजिए, नोट कीजिए अच्छी तरीके से। चलो हाँ चलिए, इसके बाद मैं इसको रफ करता हूँ। और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कई बार एग्जाम में आता है, इससे भी रिलेटेड कई क्वेश्चन आ जाते हैं, बताऊंगा कैसे कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन, ये भी चर्चा करूंगा। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग हेडिंग लगाएंगे भाई, क्या लगाएंगे हेडिंग, चूचे 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 चूचे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील मूवमेंट, यहां पर क्या होगा, यूं यूं यूं, ऐसे जैसे समझो अपने मोबाइल को, तुम समझो जिसमें देख रहे हैं मोबाइल को, समझो चुंबकीय क्षेत्र यूं, ये ऐसे, समझ रहे। यहां पर जो हमने जो कलम लिया है, जो हमारे हाथ में मार्कर है, इसको हमने चालक समझा है। इस चालक में उत्पन्न है, उपस्थित हैं इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी। तो हमें मालूम है जब चुंबकीय क्षेत्र में हम इसको ले जाते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र में जब इसको ले जाएंगे तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट करते हैं और प्रोटॉन अपने स्थान पर स्थायी रहते हैं। थोड़ा बहुत बल लगता है उन पर भी, तो इतना ज़्यादा वो जो है ज़्यादा बल नहीं लगता है। अब आपको हम बताते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रियाकलाप होगा। तो पहले हेडिंग डालेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय तार के सिरों के बीच विभवांतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील ऋजुरेखीय तार, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ऋजुरेखीय तार के सिरों के बीच, तार के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल।
बड़ा अच्छा सा जो है विद्युत वाहक बल। मतलब बात अभी तक जो हो रही थी, अभी तक जो बात हो रही थी वो काहे के लिए थी? वो केवल थी क्लोज सर्किट, यानी क्लोज यानी बंद परिपथ। अब यहाँ पर सिस्टम क्या किया है, बंद परिपथ नहीं, एक सीधा साधा ये तार ले लिया। हम ये तार ले लिए हैं और इस तार को, यानी छड़ है मान लेते हैं, अब इस छड़ को हम चुंबकीय क्षेत्र में मूवमेंट कराएंगे, गति कराएंगे, तो देखेंगे इसमें कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। और जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा तो भैया इसमें भी धारा प्रवाहित होगी, परंतु कब? जब इसमें आप क्या करोगे, मापने के लिए आप एक गैल्वेनोमीटर लगा दोगे, अर्थात धारा माप पे लगा दोगे, तब यहाँ से भी धारा का मान आपको मिल जाएगा, कितनी धारा प्रवाहित होगी। यानी हम आपसे कहें सीधी सी बात, यदि आपको धारा प्रवाह करना है तो क्लोज सर्किट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी देखो गैल्वेनोमीटर लगाया है हमने, क्या बनाया है, क्लोज सर्किट। यानी क्लोज सर्किट का होना अति आवश्यक है। क्यों? कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वापस भी आना चाहिए, गया है तो वापस भी आना चाहिए। तो भाई चलिए अब मैं इसको करता हूँ रफ। देखिए, तो हमने यहाँ पर एक चालक बना लेते हैं, सर ये हमने ये बना लिया चालक, बन गया भाई चालक। यहाँ पर मान लिया ऊपर जे सिरा है, नीचे मान लिया के सिरा है, ठीक है। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा है, जिसकी जो दिशा है सर, जिसकी जो दिशा है कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर है। इसमें इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित हैं, प्रोटॉन भी उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉन को हम ऋण चिन्ह से डिनोट कर देंगे, ऋण चिन्ह से, प्रोटॉन को धन चिन्ह से, ऋण चिन्ह से, धन चिन्ह से, ऋण चिन्ह, धन चिन्ह, ऋण चिन्ह, धन चिन्ह, ऋण चिन्ह, धन चिन्ह, ऋण चिन्ह, धन चिन्ह, ठीक है। बात तो समझिए, यहाँ पर धन और ऋण चिन्ह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको, इस चुंबकीय क्षेत्र यानी इस क्षण को हम उठा कर कैसे, ऐसे उधर लिए जा रहे हैं, यूं ऐसे ऐसे लिए जा रहे हैं, समझे, ऐसे उठाया, यूं ऐसे लिए जा रहे हैं। तो हम लिए जा रहे हैं तो v वेग से, ठीक है। और v वेग से लिए जा रहे हैं तो होता क्या है, इसको जब चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं, बात को समझिए, पहुंचिए। गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाले चैप्टर में हम क्या करते थे, एक आवेश को ऐसे छोड़ते थे, फिर क्या करते थे, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो है उंगलियों को करते थे ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, अंगूठे को धारा की दिशा में और हथेली की धक्का देने की दिशा ऊपर की ओर। तो कहते थे यहाँ पर बल जो लगेगा ऊपर की ओर लगेगा। बात को समझ में आई? ये कहते थे हम लोग, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसी प्रकार जब हम चुंबकीय क्षेत्र में, यानी एक जे के, यानी एक क्षण, एक धातु की क्षण जे के जिसकी लंबाई L है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति कर रही है। नोट पॉइंट में लिख लेंगे, एक जे के यानी जे के एक धातु की क्षण है जिसकी लंबाई L है। यह क्षण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में वेग V से बिंदु A से B की ओर गति कर रही है। जब बिंदु A से B की ओर गति कर रही है, यहाँ पर B मान लिया है बिंदु, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र वाला है, ठीक है बेटा। तो जब ये गति, भाई ये क्षण ये चालक की भांति कार्य कर रही है, भाई इसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न होगा, थोड़ा बहुत मान लेते हैं इसमें आवेश की मात्रा Q है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में आवेश ही गति कर रहा है, कह सकते हैं भाई इसमें आवेश उपस्थित है। जब आवेश उपस्थित है तो इसका मतलब आवेश ही गति कर रहा है।
और जब आवेश गति कर रहा है, और जब हमने बताया जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, जब कोई आवेशित कण, यहाँ पर कण नहीं कणा है बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी क्षण है, और जब ये क्षण गति करेगी तो इस क्षण पर भी कुछ ना कुछ बल लगेगा, समझे थे। यानी जब कोई कण, यानी जब कोई आवेशित कण, लिखेंगे जब कोई आवेशित कण, आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल हम मान लेते हैं एफ मैग्नेटिक, एफ मैग्नेटिक लगने वाला बल एफ एम बराबर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तरह जो लगेगा वो होता है आवेश, वेग और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपाती होता है। सर बिल्कुल राइट, इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए बात को समझिए, जब इधर जा रहे हैं तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर वेग की दिशा में हमने क्या किया, उंगलियों को कर दिया, और इधर समझिए इलेक्ट्रॉन, भाई यदि प्रोटॉन ऊपर की ओर जाएंगे, प्रोटॉन ऊपर की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आएगा, प्रोटॉन ऊपर की ओर तो इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर। बात तो समझिए, हमने क्या होता है, अब यहाँ पर हम थोड़ा जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा भाई देखिए धनावेश ये तो स्थिर है ही, धनावेश तो स्थिर है ही, इधर भी धनावेश होंगे, इधर जो है धनावेश होंगे, परंतु कुछ थोड़ा बहुत बल लगता है, थोड़ा बहुत बल लगता है तो मूवमेंट कर जाते हैं, बहुत कम, थोड़ा बहुत। तो हमने क्या था, यहाँ पर इसी फिगर को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सर, ये देखो, इसमें ये मान लिया धनायन है और ये मान लिया ऋणायन है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र है भीतर की ओर, तो अब हम इस पर क्या करेंगे, हम उधर की ओर जा रहे हैं। तो देखिए बेटा समझते हैं, यहाँ पर हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगली कर दी, ये अंगूठा उंगली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, देखो चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर तो उंगली हमने भीतर की ओर दी, ये वाला अंगूठा वेग की दिशा में, तो जो हम क्षण चला रहे हैं वो उधर की ओर लिए जा रहे हैं, तो ऐसे। तो इस समय जो बल लगेगा वो कण पर ऊपर की ओर लगेगा, यानी जो धनायन है उन पर क्या होगा, बल ऊपर की ओर, इसका मतलब इन धनायनों पर बल ऊपर की ओर लगेगा, बिल्कुल सर लगेगा। इसी प्रकार हम देखें अब क्या हो जाएगा भैया, इसी प्रकार जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी उधर गति कर रहा है, भाई ये तो मूवमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बात को समझिए, थोड़ा लॉजिक है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन है वो केवल ये वाली गति कर रहा है केवल, और जबकि इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट इस चालक में भी कर सकता है, यूं टू 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 करके ऐसे ऐसे चल सकता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन तो फ्री होता है, धातु की क्षण है, और धातु की क्षण में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर उधर यूं मटक मटक के जा सकता है, यूं यूं ऐसे जा सकता है, समझे। तो हमने कहा इलेक्ट्रॉन पर पहले बल निकालते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर हमने कहा बल निकालने के लिए वही नियम लगाओ, चुंबकीय जो है जिधर जो है कण जाए उधर अंगूठा कर दो, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में उंगलियां कर दो, तो बल ऊपर की ओर। सर ध्यान रखो, थोड़ा सा इज्जत रखो, इज्जत क्या रखनी है कि बल यदि प्रोटॉन पर ऊपर की ओर लगा है तो इलेक्ट्रॉन पर उसके विपरीत लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, यदि प्रोटॉन ऊपर की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली नीचे की ओर आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो बल लग रहा है वो नीचे की ओर, और वो ये बल लगा, समझे। इलेक्ट्रॉन पर नीचे और कौन सा बल लग रहा है, चुंबकीय बल। अब देखिए बात को समझिए, इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर और इस पर ऊपर की ओर चुंबकीय बल लगा, किस पर, धनायन पर चुंबकीय बल ऊपर की ओर है, इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल नीचे की ओर है। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन तो मूवमेंट कर लेते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबके सब जो है यहाँ से सबके सब, ये जितने भी आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सबके सब यूं 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 जुम 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 करके आ जाएंगे, सबके सब नीचे आ गए सर, सबके सब नीचे आ गए। और जब सबके सब नीचे आए तो ऊपर बचा कौन, केवल और केवल धनायन जो होंगे, यहाँ वाले सर गए नहीं ऊपर, थोड़े बहुत चले जाते हैं, उनको मैं इग्नोर करते छोड़ो, बहुत कम जाते, बहुत कम जाते, पहले तो जाते ही नहीं है समझो। तो यहाँ पर ये थोड़े बहुत कम चले गए, बहुत कम चले गए। हमने कहा देखो ये धनायन यानी धनावेश इधर हो गया, इधर ऋणावेश हो गया,
तो एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा जिसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी। हाँ, बात को समझिए। अब फिर गेम होगा थोड़ा, फिर से थोड़ा गेम होगा, थोड़ा थोड़ा गेम, थोड़ा गेम होगा, थोड़ा थोड़ा गेम होगा भाई, थोड़ा थोड़ा गेम होगा। चूचे चूचे, यहाँ पर हमने बना लिया पॉजिटिव, यहाँ पर हमने निगेटिव। अब निगेटिव पर तो बल लग रहा था नीचे की ओर या फिर हम, अब यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ जिसकी दिशा को हमने बड़े बड़े तीर के अनुसार, ये देखो ये दिशा दिखाइए, इसका मतलब पॉजिटिव से निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन हमेशा चलता है, अपनी मनमानी करता है, किसके? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध चलता है। यदि विद्युत क्षेत्र इधर की ओर तो इलेक्ट्रॉन उधर की ओर जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है सर। और इस पर तो बल एफएम यानी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लग रहा था, अभी बता देखो एफएम ये लगा था ऊपर की ओर, लिखा था बेटा एफएम, यहाँ पर एफएम नीचे ओर लिखा था, कुछ समझ में आना चाहिए। यहाँ पर लिखा था एफएम, थोड़ा ज़्यादा खिचड़ी पका दिए थे ना एफएम, यहाँ पर एफएम नीचे और यहाँ पर एफएम ऊपर की ओर। अब यहाँ पर जो प्रोटॉन होता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना चाहता है, परंतु गति कर नहीं सकता, मतलब इस पर बल लगेगा, ये इस पर बल लग गया नीचे की ओर। बात को समझ में आई? इस पर बल क्या होगा? नीचे की ओर लगेगा। कुछ बात समझ में आई भाई? हमने कहा फिर एक बार इसको फिर समझो, इस पॉइंट को समझ जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, बस ये पॉइंट थोड़े समझ में आ जाए, थोड़े थोड़े पॉइंट समझ में आ जाए। हमने क्या होता है समझो, चूचे ये यहाँ पर ले लिया प्रोटॉन, यहाँ पर ले लिया इलेक्ट्रॉन, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर। हमने कहा क्षण उधर जा रही है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी उधर बढ़ रहा है, प्रोटॉन भी उधर बढ़ रहा है, दोनों की वेग की दिशा सेम है। तो हमने कहा ऐसे 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 ऐसे, इस वाले अंगूठे को वेग की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, हथेली धक्का ऊपर की ओर यूं। तो इसका मतलब इस समय जो है प्रोटॉन पर या धनायन पर जो बल लगेगा चुंबकीय बल वो ऊपर की ओर लगेगा। इसी प्रकार इधर देखो इलेक्ट्रॉन के लिए निकालते हैं, तो वेग की दिशा में अंगूठा है, चुंबकीय क्षेत्र भीतर की ओर, तो भीतर की ओर उंगलियां, हथेली धक्का ऊपर की ओर। पर ध्यान रखना यदि प्रोटॉन पर ऊपर की ओर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके विपरीत जाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? नीचे की ओर बल लगेगा। इसका मतलब जितने भी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी यहाँ पर कहीं पर ऐसे उपस्थित होंगे, वो सब इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे सब, ठीक है। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एफएम नीचे की ओर लग रहा था। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर आ गए और ऊपर कौन रहेगा? केवल प्रोटॉन यानी धनायन रहेगा, धनायन रह गया। तो देखिए इधर धनायन इधर ऋणायन, तो यहाँ पर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ई। और इस वैद्युत क्षेत्र का जो मान क्या होगा? इस वैद्युत क्षेत्र का मान जो होगा, मान लेते हैं इनके मध्य का विभवांतर v है, मान लिया इनके मध्य का विभवांतर क्या है? v, तो E बराबर हो जाएगा v/L हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण भाई जो प्रोटॉन है धनावेश पर बल नीचे की ओर लगेगा या फिर ई, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन होता है, जो धनायन होता है, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है और ऋणायन हमेशा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलता है। तो यहाँ पर इस विभवांतर के कारण भाई इधर धनायन हो गया इधर ऋणायन हो गया, इसके कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर नोट पॉइंट में लिखेंगे, इसको मैं रफ करता हूं, जब चुंबकीय क्षेत्र में जब क्षण को चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गतिमान किया जाता है, तो उस पर क्षण के मध्य, सीधे लिख दिया हमने, क्षण के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्षण के सिरों के मध्य, क्षण के सिरों के मध्य एक विभवांतर
विभवांतर मान लिया इस वाले में, अभी बताया था इसको। अब इसको थोड़ा रफ करके अब सिंपल सा छोटा सा चित्र बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लिया नेगेटिव वाला है, इस पर नीचे की ओर एफ एम लग गया, ऊपर की ओर एफ ई लग गया। इसी तरह ये पॉजिटिव वाला है, ऊपर की ओर एफ एम लग गया और नीचे की ओर भैया एफ ई लग गया, ठीक है। यहाँ पर बना दिया। तो सिरों के मध्य एक विभवांतर वी उत्पन्न हो जाता है, वी उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर, तो क्षण के कारण, तो क्षण का लिख लीजिए, क्षण के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। भैया क्षेत्र, इसकी लंबाई तो यल मिल गई। तो हम लोगों ने आपने संधारित्र वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि E बराबर वी वाई एल होता है, बिल्कुल होता है, आपको चीज आनी चाहिए। अच्छा, इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण भी इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, यहां पर लिखेंगे इसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक बल, इलेक्ट्रॉन पर एक बल चुंबकीय बल के विरुद्ध लगेगा, चुंबकीय बल के एक बल चुंबकीय बल के विरुद्ध लगेगा, विरुद्ध लगेगा, जिसका मान क्या होगा, मान लेते हैं एफ ई। यहाँ पर एफ एम था, यहाँ पर एफ ई, यह मैग्नेटिक था, ये इलेक्ट्रिकल है। एफ ई बराबर होगा क्यू ई के बराबर होगा, एफ ई कल क्या होगा भैया, क्यू ई के बराबर। अब देखिए बात को समझिए आगे। अब देखिए ये एफ जो है वैद्युत क्षेत्र के कारण इतना बल लग रहा है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन अभी उधर जा सकता है। और जब इधर से और इधर से दोनों तरफ से लगने वाला बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल, और वैद्युत क्षेत्र के कारण बल ऊपर की ओर लग रहा है। जब ये दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जाना बंद कर देगा। यानी इलेक्ट्रॉन, जब यहां पर लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल तथा विद्युतीय बल दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन चालक के भीतर गति करना बंद कर देगा, गति करना बंद कर देगा। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं एफ ही, तो इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मानो और इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड मानो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो हम सीधे क्यू वी यानी एफ ई, देखो यहाँ पर लिख लो एफ ई बराबर एफ एम। तो एफ ई का मान है क्यू ई, और यहाँ पर एफ एम का मान है क्यू वी बी। क्यू से क्यू कट गया तो ई बराबर आ गया वी बी, और हम ई का मान समीकरण जो है 3 से रख देते हैं। समीकरण 3 से ई का मान रख दिया जाए तो ई का मान क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से बेटा, 3 से ई के स्थान पर वी अपान यल रख दिया तो वी अपान यल इक्वल वी बी। तो यहाँ से विभवांतर का जो मान निकल आएगा हमारा, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, यहाँ पर बी यानी कैपिटल वी इक्वल, इस जो है कैपिटल वी इक्वल बी वी एल, ये हमारा हो जाएगा विभवांतर का फार्मूला, ठीक है। इसके बाद प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कुछ रूल्स दिए हैं, और कल के लेक्चर में हम उनकी चर्चा करेंगे। कल का लेक्चर और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, तो कल के लेक्चर को आप जरूर जो है विजिट कीजिए, यानी अगले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। और अगले लेक्चर में हमने बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लॉरेंज बल के आधार पर जो है हमने फैराडे के नियम की व्युत्पत्ति की है, इसके आधार पर जो है अब हम समझेंगे स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण।
तो चलिए आज के लेक्चर को हम करते हैं यहाँ पर फिनिश। सभी को नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।